राजनीति में ना कभी कभी एक जीत हार से भी ज्यादा खतरनाक इशारे करती है। आज हम एक ऐसी ही जीत की कहानी को समझने जा रहे हैं। सतह पर तो ये एक कामयाबी है, लेकिन जब हम इसकी तह में जाएंगे तो इसमें छिपी हुई गंभीर कमजोरियां सामने आएंगी। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। साल है 2025, बिहार विधानसभा के चुनाव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अररिया सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखा। मतलब कागज पर तो ये एक और कामयाबी थी, एक मजबूत गढ़ में। जीत का मार्जिन था 12,741 वोट। पहली नजर में तो ये एक साफ सुथरा सीधा सा आंकड़ा लगता है ना? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ठीक 5 साल पहले 2020 में यही जीत का अंतर था 47,936 वोटों का। जी हां, लगभग 48,000। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा, इतना कमांडिंग मार्जिन आखिर हवा में कैसे गायब हो गया? चलिए इसी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हम इस जीत को एक वार्निंग के तौर पर देखेंगे और उन आंकड़ों को डिकोड करेंगे जो एक बहुत गहरी कहानी बता रहे हैं। ये है विधानसभा क्षेत्र संख्या 49, अररिया, बिहार की सियासत का एक बहुत ही अहम मैदान। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ की सियासी जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। ये गिरावट कोई मामूली गिरावट नहीं है। 2020 से 2025 के बीच जीत के अंतर में 73.4% की सीधी कमी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और साफ चेतावनी है। लेकिन ये आंकड़े बनते कैसे हैं? इन्हें समझने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा। अररिया के लोगों, उनकी जिंदगी और उनके असल दबावों को महसूस करना होगा। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर साल कोसी नदी लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी तय करती है, घरों को, रोजगार को बहा ले जाती है। यहां की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही सालाना बाढ़ है। ऊपर से वहां का जो लोकल जूट उद्योग था वो लगभग ठप पड़ चुका है। रोजगार के मौके हैं नहीं, और नतीजा, यहां की युवा पीढ़ी काम की तलाश में अपना घर-बार, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अररिया 84% एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ की सियासत बड़े बड़े दफ्तरों में नहीं, बल्कि खेतों, खलिहानों और गांवों में तय होती है। और यहीं पर असली गवर्नेंस की पहचान होती है। बात सिर्फ चुनावी गणित को साधने की नहीं है, बात है हर नागरिक के संवैधानिक सम्मान को बनाए रखने की और एक सच्चा, वास्तविक विश्वास कायम करने की। तो चलिए अब जरा उन 3 बड़े सिग्नल्स पर गौर करते हैं जो 2025 के चुनाव के आंकड़े हमें दे रहे हैं। पहला, जो माइनॉरिटी वोट बैंक था वो बिखरता हुआ साफ दिखा। दूसरा, जब कोई 3 बार से विधायक हो तो एक सत्ता विरोधी लहर तो बनती ही है, और वो यहां साफ साफ नजर आई। और तीसरा, वोटर्स ने एक डबल मैसेज दिया, मतलब वो केंद्र के लिए अलग सोचते हैं और राज्य के लिए अलग। तो आखिर 2025 में ऐसा हुआ क्या कि जीत का अंतर इतना ज्यादा फिसल गया? देखिए, इसका जवाब विपक्ष की स्ट्रैटेजी और सत्ता पक्ष की कमजोरियों दोनों में छिपा है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। कांग्रेस का वोट शेयर 2020 के लगभग 55% से गिरकर 2025 में 38% से भी नीचे आ गया। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का वोट शेयर 29% से बढ़कर करीब करीब 33% हो गया। ये सीधा सीधा दिखाता है कि विपक्ष की रणनीति ने काम किया। राजनीति में इसे इनकम्बेंसी एग्जॉशन या सत्ता की थकान कहते हैं। जब एक ही प्रतिनिधि लंबे समय तक सत्ता में रहता है और लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो अनसुनी रह जाती हैं, तो वोटर अपना गुस्सा वोटों के जरिए दिखाता है। ये जो 73.4% की गिरावट है, ये इसी थकान का नतीजा है। तो ठीक है, समस्या की जड़ें तो अब साफ दिख रही हैं, पर सवाल उठता है कि समाधान क्या है? विश्वास को दोबारा बनाने के लिए एक बहुत ही ठोस और एक फेज्ड प्लान की जरूरत है। वोटर्स को सबसे ज्यादा क्या चीज परेशान कर रही है? लिस्ट में सबसे ऊपर है हर साल आने वाली बाढ़, उसके बाद है बेरोजगारी और फिर हेल्थ केयर। इससे पता चलता है कि लोगों के असली मुद्दे पहचान की राजनीति से नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन और विकास से जुड़े हैं। तो इसका हल एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है। सबसे पहले 2 साल जमीन तैयार करने पर फोकस हो, डेटा को एनालाइज करना, वोट गिरावट क्यों हुई ये समझना, और एक शैडो लीडरशिप काउंसिल बनाना। फिर अगले 1 साल में एक नैरेटिव सेट करना होगा, जैसे जूट और मक्का मैनिफेस्टो या बाढ़ न्याय अभियान। मतलब लोगों से उनके असली मुद्दों पर बात करनी होगी। और फिर चुनाव से ठीक 6 महीने पहले पूरी तरह से जमीन पर एक्टिवेट हो जाना। तो अब अररिया एक दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता ठहराव की ओर जाता है और दूसरा एक सोची समझी रणनीति की तरफ।
अगर कुछ नहीं बदला तो जीत का मार्जिन और कम होगा, युवा और दूर होते जाएंगे और वोटों का बंटवारा और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है तो गवर्नेंस के जरिए विश्वास दोबारा बनाया जा सकता है, वहां की लोकल इकोनॉमी को फिर से जिंदा किया जा सकता है और एक मजबूत वोटर बेस तैयार हो सकता है। और यहीं पर एक सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है, एक ऐसा नेतृत्व जो वोटर्स की सहमति और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करे, जो डेटा को समाज को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए एक संवाद का जरिया बनाए। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डेटा और सहानुभूति पर टिकी एक नई रणनीति अररिया का सियासी भविष्य दोबारा लिख सकती है, या फिर अतीत की पुरानी सियासत इस बदलाव की कोशिश पर भारी पड़ जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।